में ना सर रही एक है। बात जरूर मैं आपको से इसी बात के बीच में पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने इतिहास भी समझाया कि आखिर कितना किस तरह की भूमिका है। अगर हम इजराइल या ईरान या अलग अलग मोर्चों की बात करते हैं, एक युद्ध का थर्ड फ्रंट खुलता हुआ अगर नजर आता है बड़े स्तर पर, अभी तक इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बैकअप रहता था, सपोर्ट रहता था, लेकिन क्या आपको आज के वक्त में ऐसा कोई अमेरिका इस कंडीशन में नजर आ रहा है कि वो इजराइल के साथ में फुल फ्रंट पर खेल सकता है, सपोर्ट कर सकता है इस जंग में? मेरा अपना अनुमान यह है कि ईरान इस कदर के हमले नहीं करेगा जहां से लड़ाई का दायरा फैले, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के काबिल है, बेशक नजदीक है और वो नहीं चाहेगा उसको रोक दिया जाए। इजराइल मेरा मानना है चाहता है कि ईरान को लड़ाई में लाया जाए, तो हर कोशिश करेगा कि ईरान को खींचा जाए। अगर ईरान कुछ करता है तो फिर अमेरिका आएगा तो फिर उसमें और देश भी आएंगे, उसमें चीन भी आ सकता है, उसमें रशिया भी आ सकता है, ईरान तो है ही। जी। तो ईरान जैसा अप्रैल में किया था, उन्होंने धमकियां बहुत दी, लेकिन हमले ऐसी जगह किए थे जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही वो अब भी करेगा। वो चाहता है कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उनको यकीन आ जाए कि ईरान उनके हक में अब भी खड़ा है। अगर वो चुप रहेंगे तो वो भरोसा कम हो जाएगा। लेकिन ईरान कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे अमेरिका को मैदान में उतरना पड़े और उनकी जो न्यूक्लियर आकांक्षा है वो खत्म कर दी जाए। बिल्कुल, ये आपने अपनी एक तरह से थ्योरी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर विजय सागर, अगर मैं इसी सवाल को आपके पास में लेकर आऊं तो जरा आप भी समझाइए कि इस वक्त में इजराइल और ईरान के बीच की तस्वीर अन्य देशों पर क्या प्रभाव डालती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की तो बात हो रही है, लेकिन क्या ये जंग का दायरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही आपको सीमित होता हुआ नजर आता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जय साहब ने जैसे बताया कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और मैं जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज सुबह के उनका बयान आया है, ओपनली उन्होंने बोला कि हम इजराइल को 100% सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, कल होती है, अगर मान लो राष्ट्रपति बदल जाते हैं तो फिर सिचुएशन रहेगी। और जो आज की डेट में अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन केयर स्टार्मर ने आज के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि वो इजराइल के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, इसके रिपोर्ट वर्ल्ड ओवर है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिपोर्टेशन है, वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। इसका मेजर इम्पैक्ट है। इसके लिए जो देश इसमें डायरेक्टली जंग में नहीं भी है, अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो होने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पे हमने देखा है कि सिचुएशन बन रही है, वो है अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देश की साइड में ईरान, टर्की और जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं, सपोर्टेड बाय चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, ये एक साइड पे नजर आ रहे हैं। अभी जैसा जैन साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, अगर ईरान इस वक्त जंग में जाता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। प्लस ईरान जो उनकी जनता है, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं, जो पुराने प्रेसिडेंट इनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट में, बताया जाता है जो मुजाफ ने एक्सीडेंट कराया था, उनकी जगह पे केशिया आए हैं। और ये आयतुल्लाह खमेनी, ये लोगों के इतने अच्छे से पसंद नहीं आ रहे, डिफेंसिव हैं, इसलिए वो अंडर प्रेशर हैं। परंतु देखने की बात यहाँ पे ये है कि अगर इस वक्त ईरान इन्वॉल्व होता है तो उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लस बाकी जो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं सब पे धक्का लगेगा। तो कोशिश वही करेंगे जैसे उन्होंने एक सिंबॉलिक काम किया था अप्रैल के अंदर। परंतु मेरी भी यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यदि इस पूरे रीजनल रोल में किसी से कोई स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल मिस कैलकुलेशन हो जाती है या टेक्निकल मिस कैलकुलेशन हो जाती है, तो ये न्यूक्लियर वर्ल्ड को एक खुला नहीं होता है, और वो दुनिया के लिए किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि वो भी ऐसी कंडीशन में जब खासतौर से ईरान या इजराइल चारों तरफ से, अभी हमने देखा रूस यूक्रेन वाली स्थिति भी जो है वो इतने लंबे वक्त तक बीच अधर में है, उसका कोई अभी तक रास्ता नहीं निकला। अब ऐसे में एक और फ्रंट जो है, जो पुरानी अदावत रही है, एक और फ्रंट बड़े स्तर पर ओपन होता है। लेकिन ब्रिगेडियर राजन जी, एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे लगातार भारत की भूमिका की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा से शांति की तरफ या फिर शांति के माध्यम से स्थिति को सामान्य करने का ही एक पुरजोर जोर रहा है, लेकिन अभी कंडीशन अगर देखा जाए, इजराइल से भी हिंदुस्तान के अच्छे संबंध है, ईरान से भी बहुत ज्यादा बुरे संबंध नहीं है, ये देखा जाए तो अभी आपको क्या लग रहा है इसमें, इस दौरान हिंदुस्तान की भूमिका क्या है? हिंदुस्तान अभी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़ता है, भारत भारत के लिए है। हम इस लड़ाई में नहीं घुसेंगे, दोनों से बात करते रहेंगे। जहां हमारा फायदा है वहां पे देखिए, इस वक्त जो इजराइल जो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली मतलब मिलिट्री एरिया में, डिफेंस एरिया में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ईरान से हमने इतने साल सस्ता तेल लिया है, जब वो किसी को बेच नहीं पा रहे थे तो हमने खरीदा था उनसे, तो हम उसको भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम हर एक से बात करते रहेंगे। अभी कुछ दिन, आई थिंक कल परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेतन्याहू से बात करी जी। आई एम श्योर यही बोला होगा कि बढ़िया काम कर रहे हो। वो मतलब टीवी पे नहीं आया, पर कोई बात नहीं, बिकॉज इंटरनली व्हाट हैपेंस इज जो मैसेज दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। मैं इस एक्चुअली पूरी लड़ाई को एक और तरीके से देखता हूँ। जी जी। अगर आप ये समझे कि आज से पहले जो हो रहा था, यानी कि पिछले साल अक्टूबर से पहले, वो एक स्टेज सेट की जा रही थी दुनिया में इस फाइनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। रशिया को यूक्रेन में घुसा दिया, चाइना को साउथ चाइना सी में घुसा दिया, बाकी जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सब को, इजिप्ट को ऑलमोस्ट न्यूट्रल कर दिया। इस वक्त हालत यह है कि अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला भी होगा जी, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करेगा, खुश होगा, बिकॉज हूतीज ने उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया हुआ, तंग है उन्होंने। जॉर्डन ने खुद मार मार के पैलेस्टीनियंस को अपने वहां से निकाला था। लेबनानीज खुद हिजबुल्लाह से तंग है। आई मीन पूरे मिडिल ईस्ट में कोई कुछ नहीं बोलेगा।